नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और सत्र के समापन के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित, विकास और गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने लगातार हंगामा कर सदन की कार्यवाही प्रभावित की। और ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार का अनुपूरक बजट विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित हो चुका है और इनमें गरीबों और किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा छात्रों के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का प्रावधान भी किया गया है। और उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार विकास और जन कल्याण के एजेंडे पर आगे भी तेजी से काम करती रहेगी। और आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, विशेष हो तो मुझे पूछो क्या है। सर, आज जिस तरह से देखिए, सदन को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलने नहीं दिया, पूरा सत्र हो हंगामे के साथ और संविधान के विरोध लगातार वो करते रहे, संवैधानिक संस्था का विरोध करते रहे और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास जनता की कोई एजेंडा नहीं है जनता के लिए। ये केवल अराजकता, डिस्टरबेंस और गरीब कल्याण योजनाओं को कभी भी ये स्वीकार नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने आज अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है कि जनता से वो कट चुके हैं। तमाम प्रावधान सर आप लोग लेके आए थे। देखिए, आज जो महापुरुष हैं अनुपूरक बजट के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं को लेकर के आए थे। गरीब कल्याण योजनाएं थी और सबसे बड़ी बात थी, जो हमारे महापुरुष हैं उनके लिए भी बड़ा एक कार्यक्रम लेकर के हमारी सरकार आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं किए हैं। बजट विधानसभा से पास हो चुका है, अब विधान परिषद से पास होकर जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जो स्मारक स्थल है उनको हम बेहतर बनाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे और गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर गरीब तबके को, महिलाएं हैं, गरीब हैं, किसान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, सबके लिए काम करेंगे। आपको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपको शीघ्र जानकारी विस्तृत रूप से मिलेगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के पास जनहित से जुड़े ठोस मुद्दे नहीं है, इसलिए उसने पूरे सत्र के दौरान सकारात्मक चर्चा के बजाय केवल हंगामे के रास्ते अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष के रचनात्मक भूमिका पर निभाने के अवसर गंवा दिया। और केतकी सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता विकास और सुशासन के साथ है तथा विपक्ष की सकारात्मक, नकारात्मक और राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। आइए सुनते हैं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने क्या कहा। देखिए, विपक्ष के पास अभी कोई भी प्रमुख मुद्दा नहीं है, कोई मजबूत मुद्दा नहीं है जिससे विपक्ष हंगामा कर सके या किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन दिखा सके। बहुत अफसोस होता है कि ऐसा विपक्ष हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज इस प्रदेश के लिए इतना बड़ा बजट पास हुआ और उस बजट में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी कि कम से कम उस पर तर्क वितर्क होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, विपक्ष ने वो अवसर भी गंवा दिया। ये उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स की वजह से ये विधानसभा चल रही है और जिस तरह की उनकी भूमिका थी, बहुत नकारात्मक भूमिका थी और उसकी हम सब बहुत निंदा करते हैं। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने वो अब ब्राह्मण, राजपूत, देश दैट के भाव में नहीं है, वो एक ही भाव में है कि हमें इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी को खत्म करना है। क्योंकि ये वो लोग हैं, जब ये सरकार में थे तो समाज के हर तबके को, एक धर्म विशेष को छोड़ के समाज के हर तबके को इन्होंने बहुत तंग किया था। तो जनता उसका बदला लेगी और कभी इन पे विश्वास नहीं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र के स्थगित के बाद समाजवादी पार्टी के सरकार पर निशाना साधा है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आरोप लगाया कि विधानसभा का सत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। और उन्होंने कहा है कि विपक्ष
ने किसानों की समस्या और स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा, पेपर लीक, आरक्षण और मंदिर चढ़ावे से जुड़े मामलों समेत कई मुद्दों उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने चर्चा से दूरी बनाए रखी और रागिनी सोनकर ने किसानों के लिए खाद, पानी और बिजली, सिंचाई और MSP जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आइए सुनते हैं सपा विधायक रागिनी सोनकर ने क्या कहा। देखिए, खाना पूर्ति के लिए सदन की आहूत की गई थी। पहला दिन तो हम सभी को पता था कि माननीय हमारे बीच में आलम बदी साहब जो पिछले सत्र में हम सबके साथ थे, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा, वो नहीं रहे और उनके कंडोलेंस के लिए वो डे जो था। लेकिन उसके बाद के जो सत्र थे उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि जनता से जुड़े हुए सारे अहम मुद्दों पर चर्चाएँ हों, चाहे वो मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे चिकित्सा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे आरक्षण घोटाले का मुद्दा हो। हमारा जो किसान परेशान हो रहा है, उसको पानी नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है, हमारे जो लोग बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसकी वजह से परेशान है, हमारे जो इंटर कॉलेजेस के बच्चे हैं, अभी फतेहपुर में जो है अंकुर सोनकर ने धरना दिया, 2000 बच्चों ने साथ में धरना दिया। ये जेंजी अल्फा हैं जो धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय है, यहाँ तक कि उनके पास जो है साइंस मीडियम की पढ़ाई तक नहीं है। जिन बच्चों को हम साइंस मीडियम की पढ़ाई नहीं दे रहे, उनको हम सपना दिखा रहे हैं कि वो कल को डिजिटल इंडिया में डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे बिना साइंस पढ़े हुए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे बच्चों से किताबों को छीन करके, उनके हाथ में तख्तियां पकड़ा करके और उनको ज़मीनों पे बिठा करके, पहले वो अपनी रैलियों में इस्तेमाल करते थे, अब उनके रैलियों में जब वो आने से के लिए तैयार नहीं है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कराई जा रही है। मैम, सीतापुर प्राइमरी स्कूल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पानी में सब्जी है और जली हुई रोटी बच्चे प्राइमरी स्कूल में खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 90%, तब भी मैं मुझे लगता है कि बहुत कम बोल रही हूँ, ऐसे स्कूल्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ मिड डे मील की धज्जियाँ उड़ रही हैं। और इस प्रश्न को मैंने सदन में भी उठाया था कि आपने जो मानक डिसाइड की है, जो पैसा डिसाइड किया है, उस पैसे में वो प्रोटीन और वो जो मील है वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो आप सबसे पहले तो उस पैसे पे सरकार को, जनता को ही आप इसको स्पष्ट कर दें कि 6 रुपये, 9 रुपये और 12 रुपये में। महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार ने लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुंबई की मेयर रितु तौड़े ने कांग्रेस के बयान पर नाराजगी जताते हुए इससे महाराष्ट्र की महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। रितु तौड़े ने कांग्रेस से अपने बयान पर माफ़ी मांगने की मांग की और पार्टी के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत के मुंबई में जैन समाज के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम पर भी रितु तौड़े ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन देना देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने मेयर बंगला विवाद को लेकर फैसला दे जा रहे दावों पर भी सफाई दी और कहा कि रानी बाग में जुड़े कार्यों और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और आइए सुनते हैं मुंबई की मेयर रितु तौड़े ने क्या कहा। बहुत ही दुख की बात है, इस तरह से हमारी उप मुख्यमंत्री, हमारी मैडम सुनेत्रा ताई पवार, उनके बारे में इस तरह से स्टेटमेंट देना, ये समस्त महाराष्ट्र की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने सिर्फ सुनेत्रा ताई का नहीं, समस्त महाराष्ट्र की सभी महिलाओं का अपमान किया है। उनको सभी महिलाओं के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है उनको टीका टिप्पणी करने के लिए और कुछ काम बचा नहीं है। उनको टीका टिप्पणी करने दो, हम हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे। हमारी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार महाराष्ट्र के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही है। उनकी मानसिकता कैसे देखते हैं महिला को लेकर, क्योंकि राज्य की पहला उप मुख्यमंत्री और महिला को लेकर टीका टिप्पणी गुंडी गुड़िया कहना, उनकी मानसिकता क्या दिखता है, कैसे दिखती है? कांग्रेस काल में सम्माननीय इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व पंतप्रधान, उनके बारे में भी ऐसी टीका टिप्पणी की थी। उन्होंने भी उनकी कर्तव्यकारी से पूरी भारत को उन्होंने देखा है, संभाला है। आज उनकी ही पार्टी के लोगों ने, जो उनके पार्टी के जो नेता होंगे, उनको भी ये अभिप्रेत नहीं है, ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। तो मैं इसका निषेध करती हूँ और उन्होंने सुनेत्रा ताई पवार और समस्त महिलाओं की माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और सवाल, RSS प्रमुख मोहन भागवत जी कल
मुंबई में जैन जी जो है, जो युवक है, उनको संबोधित करेंगे। मोहन भागवत खुद अब आएंगे और मुंबई के शहर में लोगों को संबोधित करेंगे। कैसे दिखते हैं? जैन जी युवा हमारे देश का भविष्य है और उनके लिए अगर वो वहाँ पे संबोधित करने वाले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अपनी जो देश की युवा शक्ति है उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से मार्गदर्शन शिविर होनी चाहिए और मैं इनका अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास, शांति और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्षेत्र में नए अवसर पैदा हुए हैं और आम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जफर इस्लाम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक हितों के लिए संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है और देश के विकास से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। और उन्होंने कहा है कि जनता विपक्ष की राजनीति का जवाब देगी। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने क्या कहा। देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ की जनता को सबसे बड़ा सौगात 5 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। इसलिए कि जो एक अमन का माहौल और विकास की गंगा उस आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जो वहाँ पर हुई, जितने पर्यटक आए, लोगों में खुशी का माहौल है, लोग अमन से रह रहे हैं, लोगों के पास बिजनेस है, लोग खुश हैं और वहाँ विकास भी हो रहा है, लोग निवेश भी कर रहे हैं और वहाँ की जनता बहुत खुश है। हाँ, हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियाँ इससे ना खुश हो, इसलिए कि वो राजनीतिक पार्टियाँ जो है अपनी राजनीति इसी के बहाने करते थे, राजनीतिक रोटियाँ सेकते थे। उसका मौका ख़त्म कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा सौगात था और वहाँ की जनता इससे बहुत खुश है। खड़गे ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और गृह मंत्री सदन में आए और अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी है। देखिए, खड़गे जी को मालूम है अच्छे से, और जब वो सुबह में बैठते हैं ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ तो एक ही चर्चा करते हैं कैसे सदन को नहीं चलने देना चाहिए और नए नए गोल पोस्ट बनाते हैं, नए इशू उठाते हैं। उन्हें चर्चा ही नहीं करना है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, उनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं, उन्हें कानून ऐसे बनने से कोई मतलब नहीं जिससे देश को फ़ायदा हो, देश हित में हो और देशवासियों के हित में हो। वो तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता को संसद के मानसून सत्र के बीच समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। परीक्षा सुधार से जुड़े संसदों विधायक, राम मंदिर से जुड़े विवाद और संसद में चर्चा को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। डिम्पल यादव ने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा और सुझाव के पारित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार से जवाब चाहता है। डिम्पल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से जवाब देने की मांग की। साथ ही उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठाए और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग और संसद की कार्यवाही को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं। तो बिल तो हाउस में वैसे भी लगातार पास हो रहे हैं, चाहे आप ये एग्जामिनेशन वाला जो बिल है ये पास हो गया, ये पहले भी पास हो, दो तीन बार एक ही बिल पास कर रहे हैं अमेंडमेंट्स के साथ आप लोग लाके। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बदलाव आ रहा है इनके बिल पास कराने से। जो पहले बिल आ रहे हैं उसी में कोई बदलाव नहीं ला पाए हैं देश में। किस तरह हमारे शिक्षा पूरी सिस्टम जो चरमरा गया है, किस तरह हम चाह रहे हैं, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह आके बयान दे, होम मिनिस्टर आके बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे सदन के अंदर। तो क्या डिमांड है विपक्षियों की? यही तो है कि जो चंदा चोरी हुई, जो लोगों के जो विश्वास का जो आघात पहुंचाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके संघीय संगठनों द्वारा, तो हम तो चाहते हैं डिस्कशन हो। जो मूल मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें डिस्कशन हो। कौन नहीं चाह रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटक जाए कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाह रहे कि हाउस चले या उनकी मनमानी की तरह हाउस चले। मैम, जम्मू कश्मीर की स्टेट
आज 7 साल हो गए हैं। आज प्रोटेस्ट भी लगातार आप लोगों ने। अब आप देखिए, अब आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का मुद्दा हो, आज ये लोग किस तरह पूरे सोशल मीडिया से अकाउंट्स डिलीट कर रहे हैं। जो बच्चों के जो अकाउंट्स हैं जहाँ पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, जिन जिन लोगों ने सरकार के विपक्ष में बोला या रील्स डाली, सब डिलीट क्यों हो रहा है आखिरकार? तो ये सरकार किस और देश को ले जाना चाहती है, किस तरह का राज करना चाहती है देश में, जहाँ पे हमको एक्सप्रेशंस की छूट है। संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल चर्चा से बच रहा है और जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। और मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस के वजह गतिरोध की राजनीति कर रहा है। और उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष का उद्देश्य जनहित के मुद्दों पर समाधान निकालना नहीं, बल्कि संसद की कार्यवाही को प्रभावित करना है। और उन्होंने दलों से लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदन को सुचारू रूप में चलाने की अपील की। और आइए सुनते हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा है। अब ये तो देखो कितनी नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो विषय तख्ती लेके आ रहे हैं उस पर बहस नहीं करना चाह रहे। अगर आपके पास कुछ बातें हैं बोलने को तो देश के सामने रखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री बार बार बोल रहे हैं, आसन से बार बार बोला जा रहा है। और देखिए ये बहुत लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये 133 लोग मिलकर 410 सांसदों का हक मार रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि अब इनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए, इनको सस्पेंड करके और बाकी 410 सांसदों की बात, उनके क्षेत्रों की बात सुनी जानी चाहिए। इनको अपने क्षेत्र की चिंता नहीं है, हमें तो अपने क्षेत्र की चिंता है। तो ये जो विपक्ष का रवैया है वो सिर्फ और सिर्फ देश की गति रोकने की कोशिश है और ऐसे लोगों को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए इनके हल्ले। सर, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी जी से मुलाकात भी की और डिलिमिटेशन की बात की, लेकिन हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार का एजेंडा है। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो, राहुल गांधी जी जिसके एजेंडे पे चल रहे हैं वो सब देश विरोधी लोग हैं। देश की गति रोको, देश के अच्छे कार्यों को जितना डिले कर सकते हैं, तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है। मैं तो इसलिए आश्चर्यचकित हूं कि आपका जो भी विषय है आप देश को बताओ ना। आपको बोलने को मिलता है संसद में, अपनी बात कहिए नियम के अनुसार। वो कहने को तैयार ही नहीं है। तो नीयत तो दिख रही है कि ये लोग जिसे कहते हैं कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो ये देश का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चर्चा, चंदा विवाद और एसआईटी जांच और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से हुई कथित अनियमितताओं को स्वीकार करने के बाद जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, लेकिन उससे भी न्याय नहीं मिला, जिसके चलते दोबारा जांच की जरूरत पड़ी। और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। राम मंदिर दान मामले पर अखिलेश यादव ने कहा है कि हिंदू परंपरा में गुप्त दान व्यवस्था रही है और दान देने वाला व्यक्ति राशि सार्वजनिक नहीं करता। उन्होंने मांग की है कि यदि दान में जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पूरी जानकारी सामने आ सके। अखिलेश यादव ने सरकार पर वादे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। और आइए सुनते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में जनेश्वर मिश्र जी के अनुयायी, जनेश्वर मिश्र जी को मानने वाले, उसको किसी रूप में आप कह सकते हैं, बड़ी संख्या में आए। उनको मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, जब मुख्यमंत्री कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं, जो एक पीड़ित माँ को बोला था और एएनआई पे क्या बोला था, जो अन्याय हो रहा है उसकी अनदेखी करना है। आखिर चोरी किसने किया? सरकार ने जब चोरी स्वीकार कर ली तभी तो एसआईटी का गठन हुआ। और फिर क्योंकि एसआईटी न्याय नहीं दिला पा रही थी, इसलिए एसआईटी के बाद एसआईटी बनाना पड़ गया। तो ये सरकार की बड़ी हार है
जो सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसीलिए सदन नहीं चला रही। आप चंदा किसी से नहीं पूछ सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि आप किसी से गुप्त दान क्या दिया है भगवान प्रभु श्री राम को। और मुझे तो लगता है जो इतने बड़े पीठ पे पद पे बैठे हैं, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई अपना गुप्त दान नहीं बताता हिंदू धर्म में। ये अपनी चोरी को छिपाना चाहते हैं कि रसीद दो। अरे इतने करोड़ों लोग आए, तो अगर रसीद उनसे मांग रहे हो तो रसीद आप दिखा दो किसने कितना दिया है। अगर रसीद की बात है, अगर रसीद ही देखना है तो देने वाले से क्यों मांग रहे हो? जहां जिसने स्वीकार किया है वो रसीद क्यों नहीं दे रहे? वो रसीद इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो लोग ये कहते थे पानी का पानी कर देंगे, वो चांदी की चांदी वापस नहीं कर पा रहे हैं, सोने का सोना वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रसीद कहां से लाएंगे? और अगर रसीद का रिकॉर्ड उनके पास है तो वो जारी करेंगे किसने कितना दिया चंदा। अरे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को लेकर संसद सियासी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार से कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल जजों की संख्या बढ़ाने से लंबे मामलों के समाधान नहीं होगा, बल्कि न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। विवेक तनखा ने अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी जिक्र किया और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका की सलाह और सिफारिशों को नज़रअंदाज कर रही है और भाषण पूरा नहीं करने दिए जा रहे हैं और संसदों को राज्यसभा से वॉकआउट किया है। और आइए सुनते हैं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने क्या कहा है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो संख्या बढ़ाई गई थी उसका अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से खड़ा हुआ। यह आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पूरे पार्लियामेंट में द ओनली कश्मीरी पंडित हूं। तो जब मैंने बिल पे डिस्कशन स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला कि आपने ये ऑर्डिनेंस 26 मई को लेके आए, 30 से तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया था, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुला है, पार्लियामेंट भी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये ऑर्डिनेंस लाने की जल्दी क्या थी? आप 95,000 केसेस ये 2 जजेस या 3 जजेस के बन जाने से खत्म थोड़ी हो जाते। तो आप इसको जुलाई में ला सकते थे। और दूसरी बात मैंने कही जो बहुत आवश्यक थी कि आप ये जजेस को तो बना रहे हो और हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं कि आप जजेस बढ़ा रहे हो, मगर हमारा ये कहना है कि आप उनकी इज्जत तो करते ही नहीं हो। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 जजेस ने कश्मीर के 370 वाले एब्रोगेशन मैटर में बोला कि आप चुनाव भी जल्दी कराएंगे और तुरंत स्टेटहुड देंगे एज सून एज पॉसिबल विद द इलेक्शंस, आप तीनों जजेस की बात नहीं सुनते हो। और मैंने कहा जब आप जजेस की बात ही नहीं सुनते हो तो फिर ये सब हमको निरर्थक दिखता है, क्योंकि अगर जुडिशरी को आप डिवैल्यू कर रहे हो और जुडिशरी की बात नहीं सुन रहे हो तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? अगर रियली आप सीरियस। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम टीवी भारत।